बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लैब का काम शुरू करने लगे हैं। लैब में बेसिकली तीन चीज़ें होंगी। पहला जो कंपोनेंट है वो है एस्टिमेशन का। एस्टिमेशन का मतलब कि जो भी कभी कोई प्रोजेक्ट हो उसका शेड्यूलिंग और प्लानिंग तो करते ही हैं, लेकिन उसकी बेस पे उसमें ख़र्चा कितना आएगा, कितने पैसे लगेंगे, उसको एस्टिमेट करना। वो एक मेन कंपोनेंट होगा। दूसरा है आपकी एक्सेल की प्रैक्टिस, जो आप इंजीनियरिंग इकोनॉमी सीखेंगे थ्योरी की क्लास में। उसको उसके जो फार्मूलाज होंगे डिफरेंट, वो एक्सेल पे प्रैक्टिस करेंगे, और एक्सेल के थोड़ा सा वो जो डिफरेंट फार्मूला हैं, थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा। और जो तीसरा कंपोनेंट है वो है आपकी जो प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग आप जो थ्योरी में करेंगे, उसको आपने अगर इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग द सॉफ्टवेयर्स MS प्रोजेक्ट यानी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट या प्राइमावेरा, ये दो मेन सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूज़ हो सकते हैं टू प्लान एंड शेड्यूल। तो वो सॉफ्टवेयर्स भी हम करेंगे। लेकिन वो जो दोनों एक्सेल और जो काम है प्लानिंग का यानी MS प्रोजेक्ट या प्राइमावेरा का, वो हम करेंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेमेस्टर। पहला जो पार्ट है वो है एस्टिमेशन का, और वो हम अभी शुरू करेंगे। ये जो फ़ाइल मैंने खोली हुई है ये आपकी टीम्स में भी अपलोड हो गई हुई है। इसके अंदर जो पहला हिस्सा है वो थ्योरी का है। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट क्या होता है ये हम थ्योरी के लेक्चर में देख चुके हैं। मैनेजमेंट क्या होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, ये आप देख चुके हैं। यहाँ पे आप दोबारा पढ़ेंगे, फिर कोई नई चीज़ आपको जहन में आती है तो आप वो पूछ सकते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। हम आज का जो मेरा पर्पज़ है वो सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए और हम छोटी सी असाइनमेंट कर लें। जो ज़्यादा डिटेल्स इसके अंदर लिखी हुई हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, वो आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, वो आप खुद ही पढ़ेंगे। एस्टिमेशन क्या है कि एस्टिमेशन कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपने करना है, कोई इंजीनियरिंग वर्क है, कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर आपने प्लानिंग जब की है, आपको आइडिया हो गया कि आपने क्या काम करना है। आपने कोई घर बनाना है, आपने कोई ऑफिस बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, या कोई रोड बनानी है, या बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो उसके अंदर आपने डैम्स बनाने हैं या एयरपोर्ट्स बनाने हैं वगैरह वगैरह। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपकी कितना खर्चा आएगा इसके ऊपर, ताकि उतने पैसे आपके पास अरेंज करके होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए, वो फंड्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। और फिर आप जो एस्टिमेट कर रहे हैं वो अगर अच्छा एस्टिमेट किया हुआ है, रियलिस्टिक है, तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है। जब आप असल में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या फ़र्क आ रहा है। तो एस्टिमेशन की इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आपके जहन में भी होंगी कि आपने कोई भी काम करना है तो पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके पास वो काम करने के लिए फ़ंड्स हैं या नहीं। और अगर कोई भी आप चीज़ ख़रीदने लगे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ अंदाज़न इतने की होगी। अगर आप जिससे लेने गए हैं वो आपको बहुत ज़्यादा की बता रहा है तो आपके कान खड़े होंगे और आप सोचेंगे कि ये इतने ज़्यादा क्यों हो गए। इसी तरह कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपने सोचा है कि आपका कोई घर अगर आप बना रहे हैं वो 30 लाख में बन जाना चाहिए, क्योंकि आपने उसके अंदर बड़ी अच्छी वर्किंग की हुई है, आपने उसकी एक्टिविटीज़ को बड़े अच्छे तरीके से प्लान किया, आपने सोचा है कि ये काम इतने पैसे में हो जाना चाहिए। जो फिटिंग्स मैं लगा रहा हूँ, चाहे वो फर्नीचर है या अलमारियाँ बना रहे हैं या बाथरूम की फिटिंग्स हैं, वो इतने इतने की होनी चाहिए। तो 30 की बजाय अगर 31 या 32 लाख लग जाएँ तो शायद आपको इतना वो ना हो कि आपको पता चल जाएगा अच्छा एस्टिमेट में ये मसला हो सकता था, तो ये ऐसे हो गया, असल में ये हो गया, या यहाँ पे काम लेट हो गया, या कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो सकती है। लेकिन अगर वो 30 की बजाय 50 लाख लग गया तो इसका मतलब है कि या तो आपका एस्टिमेट बहुत गलत था, बहुत ज़्यादा इमेच्योर आपने रीडिंग्स ली हुई थी और उसकी बेस पे आपने एस्टिमेट किया था, या फिर ये है कि आपने जो एस्टिमेट किया था वो तो ठीक था लेकिन आपने उस जो काम मैनेज किया आपने वो सही नहीं किया। उसके अंदर आपके साथ हो सकता है कि ठेकेदार कोई फ्रॉड कर गया हो, वो उसने कहीं पे पैसे बना लिए हो ज़्यादा, या कहीं पे कोई और मसला हो गया हो, कोई मिसहैप हो गया हो, कोई काम डिले हो गया हो जिसकी वजह से ख़र्चा बढ़ गया, कॉस्ट वगैरह चेंज हो गई। तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो एक सिंपल, अगर आप अपना घर भी बना रहे हैं तो आपको आइडिया होगा। तो इसी तरह के जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा आप सुनते होंगे कि जी ये इतने का बनना था, इतना इसका फ़ंड था, तो ये इससे इतना ज़्यादा गुना बढ़ गया है, इतना महंगा हो गया है। अक्सर ये सियासी बयानात में भी आता है।
तो ये सारी चीज़ें, उसके पीछे बहुत ज़्यादा रीज़न्स हो सकते हैं, जिसमें से कुछ मैंने अभी आपको गिनवा दी हैं वैसे ही, कि कॉस्ट चेंज हो गई, प्रोजेक्ट डिले हो गया, काम रुक गया, कोई मसला आ गया, किसी ने कोई मसला खड़ा कर दिया, काम रोक दिया, वगैरह वगैरह। या आपकी प्लानिंग ठीक नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंट बनाती हैं कि आपकी एस्टिमेशन जो है वो ठीक हो। तो यहाँ पे भी यही चीज़ें लिखी हुई हैं। If the estimated cost is greater than the money available, then attempts are made to reduce the cost by reducing the work or by changing the specifications। कि आपने estimate किया और आपके पास जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा का estimate बन गया, तो या तो आप उसको काम कम कर लेंगे और कॉस्ट कम करने के लिए, या फिर आप स्पेसिफिकेशन चेंज कर देंगे। स्पेसिफिकेशन चेंज करने का मतलब है कि आपने, जैसे मैंने फिटिंग्स एग्जांपल ली, आपने एक महंगी फिटिंग सोच के एस्टिमेट लगाया था, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आप हो सकता है कोई मीडियम लेवल की या कुछ सस्ती चीज़ें लगा के, यानी आपने स्पेसिफिकेशन चेंज कर दी कि अब जहाँ मैंने ये वाला पेंट लगाना था, मैं थोड़ा सस्ता पेंट लगाऊंगा। जहाँ पे ये वाली ब्रिक्स लगनी थी, अब मैं थोड़ी सस्ती ब्रिक्स लगाऊंगा। तो इस तरह आपने पैसे जो हैं वो थोड़े से कम कर सकते हैं। और इन प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट, द क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स आर कैलकुलेटेड बाय सिंपल मैच्योरेशन मेथड, एंड फ्रॉम दीज क्वांटिटी द कॉस्ट इज़ कैलकुलेटेड। यानी एस्टिमेट कैसे निकलेगा, कैसे बनेगा, कि आपने जो भी काम करने हैं उसके अंदर जो जो क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मेसनरी की एग्जांपल ली। मेसनरी और का मतलब है कि आपने जो वॉल्स बनानी है उसके अंदर जो ब्रिक्स यूज़ हो रही हैं, आप पहले उसकी क्वांटिटी निकालेंगे कि वो काम करना कितना है, कितनी वॉल्स बनेगी, कितनी लेंथ की वॉल है, उसकी थिकनेस क्या है, उसकी हाइट कितनी है, कितना वॉल्यूम बना वॉल का, उस वॉल्यूम के अंदर कितनी ब्रिक्स आएंगी, वो कैलकुलेट कर ली। अब आपने क्वांटिटी निकाल ली है। अब आप एक ब्रिक की जो प्राइस है, जो कॉस्ट है, उसको क्वांटिटी या नंबर ऑफ़ ब्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ब्रिक्स का ख़र्चा कितना आएगा। इसी तरह और भी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, यानी मोटर के अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, या कंक्रीट के अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, या किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के अंदर जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उनको एस्टिमेट करने का यही तरीका है कि आप उसका क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करते हैं और फिर उन क्वांटिटीज़ को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास जवाब आ जाता है कि कितना एस्टिमेट बनता। तो फिर यही लिखा हुआ है कि एक्यूरेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है एस्टिमेशन में। जितना ज़्यादा एक्यूरेट होगा उतना ज़्यादा आपकी प्लानिंग इजी हो जाएगी, जितना ज़्यादा इनएक्यूरेट होगा उतने मसले जो हैं वो ज़्यादा होंगे। जैसे अगर एस्टिमेट ही गलत है, उसका मतलब है कि आप जो उसके लिए फ़ंड्स अरेंज करेंगे वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं उसके लिए। तो अगर कम हो गए हैं फ़ंड्स, तो इसका मतलब है आपको बड़ी टेंशन होगी बाद में कि आपने एस्टिमेट गलत निकाला हुआ था, और आपको जब काम शुरू कर लिया आपको एहसास हुआ है कि फ़ंड्स तो हमारे पास कम है, तो प्रोजेक्ट आपका जो है वो कटाई में पड़ सकता। तो अब यहाँ पे द रेट्स इन द एस्टिमेट प्रोवाइडेड फॉर द होल वर्क विच कंसिस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। यानी एस्टिमेट के अंदर मेनली क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, कि मटेरियल जो यूज़ हो रहे हैं उनकी कॉस्ट, उनको ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट, वैसे किसी स्टाफ को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट, हर तरह की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो, लेबर की कॉस्ट, जो लेबर उसके ऊपर लगेगी, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जो आपने अपने कैंपस में भी देखे होंगे कि जिसके ऊपर चढ़ के या तो कोई मज़दूर काम कर रहे होते हैं, जैसे उन्होंने पेंट करना है तो आपने देखा होगा कि उन्होंने फ्रेम्स बनाए होते हैं, तो वो स्कैफोल्डिंग कहलाते हैं। और स्कैफोल्डिंग जो है वो फॉर्म वर्क के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। यानी उसी तरह के जो बार्स हैं, उसी तरह के रॉड्स जो हैं वो किसी आपने कोई स्लैब कास्ट करनी है तो उसके नीचे इस तरह के बार्स लगा के और उसके ऊपर फॉर्म वर्क रखा जा सकता है। तो उसका फोल्डिंग और फॉर्म वर्क की कॉस्ट, टूल्स और प्लांट्स जो उसके अंदर यूज़ होने हैं, जो भी इक्विपमेंट यूज़ होनी है उसकी कॉस्ट, पानी यूज़ होना है, टैक्सेस जो लगेंगे, इस्टेब्लिशमेंट और सुपरविजन कॉस्ट के जो फैसिलिटी आपने बनाई है, यानी अगर कोई ऑफिस बने हुए हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे तो उसकी भी कॉस्ट होगी, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कितना होगा वो कॉस्ट। तो ये सारी कॉस्ट मिला के जो है वो एस्टिमेट बनता है। और ऑब्वियसली विद प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ये वेरी करता है, और किसी प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी। जैसे कोई ऐसे प्रोजेक्ट हो जिसमें स्कैफोल्डिंग बहुत ही कम चाहिए हो, कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें स्कैफोल्डिंग बहुत ज़्यादा चाहिए हो। इस तरह की जो कॉस्ट हैं वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करती हैं।
एस्टिमेशन क्या है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले भी आपको पता है कि आपने सिर्फ यहाँ पे उसकी डेफिनेशन देखनी है और वो आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि इज़ टू इनेबल वन टू नो बिफोर हैंड द कॉस्ट ऑफ द वर्क, कि जो काम होना है उसकी कॉस्ट कितनी आएगी उसका पहले से आइडिया हो जाए, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और उसका क्या फ़ायदा है कि आपके पास वही चीज़ कि आपकी फंड्स, आपको हर मटेरियल की अलग-अलग, हर फेज़ की अलग-अलग कॉस्ट पता होगी। आपको पता होगा कि इस फेज़ तक इतने पैसे लग गए होंगे, इस फेज़ के बाद इतने पैसे लग गए होंगे। और अगर आपने बाद में कोई चेंजेस करनी है तो उसका भी फ़ौरन आइडिया हो जाएगा कि अगर मैं ये चेंज करता हूँ तो ओवरऑल एस्टिमेट में कितना चेंज आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर एस्टिमेट अगर हुआ हो तो आपको ईज़िली उनका फ़ायदा उनका जो चेंजेस या जो भी उसके अंदर मज़ीद काम होने हैं उनको एडमिनिस्टर करना ईज़ी हो जाता है। जनरली दो तरह के कॉस्ट एस्टिमेट हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में। पहला है रफ़ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या आरओएम एस्टिमेट, और दूसरा जो है वो डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट्स। नाम से ज़ाहिर है कि जो रफ़ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एस्टिमेट्स हैं वो निस्बतन बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होंगे, वो थोड़े से ब्रीफ से होंगे। वो एक कॉस्ट रेंज बताएंगे ताकि आइडिया हो जाए कि प्रोजेक्ट का साइज़ और स्कोप कितना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई एक हॉस्पिटल बनना है किसी जगह, तो उसका अगर रफ़ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एस्टिमेट किया हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि लेट्स से वो 20 मिलियन का बनना है। तो 20 मिलियन ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली 20 मिलियन लगें। अब मैंने अपने जो भी क्वांटिटीज़ कैलकुलेट की और मुझे आइडिया हो गया कि इतने एरिया में इतने इतने रूम्स हैं और ये क्वांटिटी ऑफ द स्ट्रक्चर बनता है और उसके ऊपर इतना दिन लग सकते हैं और इतनी लेबर लगेगी, और ये सारी कैलकुलेट करके मैंने एक रफ़ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एस्टिमेट बना दिया। अब यहाँ पे ना तो ये डिसाइड हुआ है कि कौन सा मटेरियल कहाँ पे क्या लगना है, क्या फिटिंग्स हैं, कैसी जो है वो लॉबीज़ का क्या साइज़ होंगे, एग्जैक्ट अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। तो जब तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ तो मैं डिटेल्ड एस्टिमेट कर ही नहीं सकता। तो मैंने एक रफ़ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एस्टिमेट किया जिसके अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट से पूछ के मैंने वो इनकॉर्पोरेट की, और रफली जो उन्होंने कहा कि इस तरह का हमें उसका उसकी शक्ल चाहिए, तो उस तरह के मटेरियल मैंने सोच के लगा दिए। लेकिन अभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं हुई और इसलिए उनकी जो कॉस्ट है वो नहीं डाली जा सकती। These estimates, ROM estimates, are usually comparative and are based on the estimator's experience as well as historical data on similar projects। ठीक है कि जो पहले इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी और जो एस्टिमेटर का एक्सपीरियंस है उनको मिला के एक चीज़ इजीली बन सकती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ द मटेरियल जो है वो नहीं डाली गई होती। A department may use this kind of estimate for funding request and budget planning and will need to get detailed cost estimates before construction or renovations begin. This is usually used for administrative approval। यानी एक कॉस्ट रेंज का आइडिया हो गया, उसकी बेस पे हमें कितना बजट चाहिए, कितना फ़ंड चाहिए, उसकी रिक्वेस्ट करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर ये यूज़ हो सकता है। लेकिन जब भी आपने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन जब भी कंस्ट्रक्शन करनी है या काम शुरू करना है तो उससे पहले डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट जो है वो नागुज़ीर है, उसके बगैर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखा हुआ डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट इज़ मेड वंस फंडिंग हैज़ बीन अप्रूव्ड और आइडेंटिफाइड फॉर अ प्रोजेक्ट। अब आप उसके बाद चीज़ें फाइनलाइज़ करेंगे कि असल में आपने प्रोजेक्ट में करना क्या है, और उसके मुताबिक आप डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट जो है वो बनाना शुरू करेंगे। इसके अंदर आपने हर चीज़ की स्पेसिफिकेशन डालनी है और उसकी एग्जैक्ट कॉस्ट उस वक्त के लिहाज से डालनी है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मैंने फ्लोर्स अपने घर के अंदर जो फ्लोर्स हैं जितने भी, उसके अंदर मार्बल लगाना है और वो इस ग्रेड का मार्बल होगा और ये उसकी टाइप होगी, ये नाम होगा, तो मुझे एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन मुझे बतानी पड़ेगी। अगर मैं ये कह दूँ मार्बल फ्लोर है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, तो एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और उसकी एग्जैक्ट कॉस्ट मुझे पता होगी फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स, कि जिससे डिफरेंट सप्लायर से जो मैं लूँगा मुझे पता होगा कि इस सप्लायर से मुझे इतने का मिलेगा, वो कॉस्ट मैं इसके अंदर डालूँगा। तो ऑब्वियसली इसके अंदर ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत होती है। और इसके अंदर यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि हर तरह की चीज़ जैसे इलेक्ट्रिकल सर्विस, प्लम्बिंग, पोटेंशियल हैज़र्डस मटेरियल्स, इंटीरियर एलिमेंट सच एज कार पेंट एंड कार, ये सारी चीज़ें जो है वो इनकॉर्पोरेट की जाएंगी।
It will also provide estimates of completion dates and work on coordinating critical deadlines at the same time, कि जो आपने प्रोजेक्ट प्लानिंग और शेड्यूलिंग की है उसके साथ भी ये लिंक्ड होगा, और वहाँ पे भी ये बता देगा कि कहाँ कहाँ पे क्रिटिकल डेडलाइंस है, अगर ये काम उस दिन ना हुआ तो आगे कितना जाएगा, कितना नुकसान हो सकता है। दिस इज़ यूज़ फॉर टेक्निकल अप्रूवल, के जो टेक्निकल अप्रूवल होगा उसके अंदर ये यूज़ होता है। जो बिल ऑफ क्वांटिटीज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में घूमते हैं, जो बिल ऑफ क्वांटिटीज़ यूज़ होते हैं फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, वो डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट्स के बाद बनते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट सिंपल वो है जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, और एक्चुअल कॉस्ट वो है जो असल में प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए, काम करते हुए आएगी, वो एक्चुअल कॉस्ट है। यानी एस्टिमेटेड वो है जो हमने सोचा था पहले, जो हमने प्लान किया था और जो हमने फोर सी किया था कि इस पे इतना खर्चा आएगा। एक्चुअल वो है कि जब आप असल में काम करने लगे हैं तो फिर कितना आएगा। Accounts of all expenditure are maintained day to day during the execution of work in the account section, and at the end of the completion of the work, when the account is completed, the actual cost is known. The actual cost should not differ much from the estimated cost worked out at the beginning. तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन कि एस्टिमेशन क्या है, एस्टिमेशन की मेनली क्या टाइप्स हैं और उनका फ़र्क क्या है, उसकी एस्टिमेशन बेस की इम्पोर्टेंस क्या है। अब आगे जो चीज़ें हैं, आइटम ऑफ वर्क, अर्थ वर्क, ये सारी चीज़ें आपको मैं असाइनमेंट के लिए दूंगा, ये आपने ख़ुद पढ़नी है। जो क्वेश्चंस होंगे आप मुझसे पूछेंगे और इसके अंदर से बाद में मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। अब ये सारी चीज़ें हम जो आगे यहाँ पे थोड़ा सा देख लें। मेसनरी का लिखा ये यहाँ पे बेसिकली जो आइटम्स ऑफ वर्क है वो ये है कि एक टिपिकल कंस्ट्रक्शन के अंदर कौन कौन सी आइटम्स ऑफ वर्क यूज़ हो सकती हैं। जैसे हम ज़्यादातर एग्जांपल जो है वो एक घर की लेंगे या किसी रूम की लेंगे। घर बनाना है तो मैंने जिस तरह सुबह भी एग्जांपल दी थी कि आपने पहले एक्सकवेशन करनी, तो एक्सकवेशन जो है वो अर्थ वर्क है, उसको क्वांटिटी निकाल लेंगे, उसको एक यूनिट क्वांटिटी के ऊपर कितने पैसे लगेंगे वो आपको आइडिया लेके तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क हैं, जैसे एक अर्थ वर्क है, फिर कंक्रीट है, इसके बाद आप देखें सोलिंग है। सोलिंग का मतलब ये जो ब्रिक्स लगाई होती हैं गलियों में नॉर्मली। डैम प्रूफ कोर्स, डीपीसी, ये भी आपको आइडिया होगा। मेसनरी, ये सारी चीज़ें आपने ड्राइंग में भी देखी हैं, यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा। अब हर जो आइटम ऑफ वर्क है उस वो ज़रूरी नहीं कि एक ही तरह की क्वांटिटी में मेजर की जाए। जैसे अर्थ वर्क है, ये वॉल्यूम में मेजर किया जाता है, क्यूबिक मीटर में या क्यूबिक फीट में। तो जब कोई चीज़ वॉल्यूम में मेजर की जाएगी तो उसके लिए लेंथ, वेड्थ और हाइट या डेप्थ जो है वो पता होनी चाहिए, तभी आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वॉल्यूम बनेगा। कंक्रीट भी ऐसे ही है कि वो भी क्यूबिक मीटर या स्क्वायर या क्यूबिक फीट में होगी। यहाँ पे दो तरह के यूनिट्स चलेंगे, मीटर्स, मीट्रिक और फीट की फॉर्म में। तो क्यूबिक मीटर और क्यूबिक फीट वॉल्यूम के लिए यूज़ होगा। अब जिस तरह आगे आ गया सोलिंग। सोलिंग जो है वो एक यानी व्हेन सॉइल सॉफ्ट बैड, वन लेयर ऑफ ड्राई बेकर स्टोन इज अप्लाइड बिलो द फाउंडेशन कंक्रीट, द सोलिंग लेयर इज कंप्यूटेड इन स्क्वायर मीटर्स स्पेसिफाइंग द थिकनेस। यानी आपने स्क्वायर मीटर कितने एरिया पे सोलिंग करनी है वो आपने बता दिया स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट में, और आपने कितनी थिकनेस रखनी है सोलिंग की वो आपने अलहदा बता देनी है। तो यानी इसको हम मेयर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एरिया। ऊपर हमने जो मेयर किया था तो वो था वॉल्यूम में कंक्रीट को और एक्सकवेशन को। सोलिंग और इस तरह की और भी चीज़ें आएंगी, हम उसको एरिया में मेयर करेंगे। तो डीपीसी है, डीपीसी भी आप थिकनेस बता देते हैं और वो मेयर की जाती है इन एरिया यानी स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट में। और इसी तरह आगे डिफरेंट है, जैसे मेसनरी है वो वॉल्यूम में आएगी। आपने मेसनरी को जब देखना है तो आप एक किसी दीवार को इमेजिन कर सकते हैं कि दीवार जो आपने ब्रिक्स से बनानी है उसकी हाइट है लेट से 10 फीट, उसकी जो विड्थ है वो 9 इंचज़ है, जिसको हम 0.75 फीट कहेंगे। और उसकी जो लेंथ है यानी जो कितनी लंबी वो रखेंगे, लेट से वो 20 फीट हमने रख दी है,
तो वो कितनी क्वांटिटी बनती है वो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 × 10 × 0.75, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा मेसनरी इन क्यूबिक फिट। तो आप उसके अंदर से फिर आप देख सकते हैं कि कितना मोटर यूज़ हो रहा है और कितनी उसके अंदर ब्रिक्स यूज़ हो रही हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो इस तरह आप ये निकाल लेंगे मेसनरी का। तो इसमें अब वॉल्स के अंदर डोर्स भी होते हैं, विंडोज़ भी होती हैं, वैसे ओपनिंग्स भी हो सकती हैं। तो वो हिस्से जो हैं वो डिडक्ट करने के लिए कुछ रूल्स हैं। अगर वो जो मेसनरी के अंदर कुछ विंडोज़ बहुत छोटी हैं तो हम उनको डिडक्ट नहीं करते, हम एज़ इट इज़ पूरी वॉल को ही मेजर करके वही वैल्यूज़ यूज़ करते हैं और ओपनिंग्स को हम डिडक्ट नहीं करते। अगर वो ओपनिंग्स किसी ख़ास हद से बड़ी हैं तो हम उनको थोड़ा डिडक्ट करते हैं, और अगर वो ओपनिंग्स यानी जो विंडोज़ या डोर्स हैं वो बहुत बड़े हैं, उनका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा आ रहा है, तो हम उनको ज़्यादा डिडक्ट करते हैं। तो ये सारे रूल जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपने ध्यान से पढ़ने हैं। इसके अंदर जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे ये बीम्स है, बीम्स का तो आपको पता है कि वो क्या होते हैं, पोस्ट, राफ्टर्स, परलिन्स वगैरह वगैरह। ये आपने जब आप ये पढ़ रहे होंगे आपने गूगल करने हैं। इसी तरह ये भी बेड प्लेट, वॉल प्लेट, बेरिंग्स और छज्जास वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप गूगल करके देखेंगे। जब तक आप खुद नहीं देखेंगे इसको, मेरे पढ़ाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको समझ ही नहीं आएगी। इसी तरह ये हर तरह की जो ये सारी रूल्स लिखे हुए हैं कि अगर सेगमेंटल आर्च ओपनिंग है, सेमी सर्कुलर ओपनिंग है, तो वो किस तरह डिडक्ट होगी। आपको यहाँ पे देख के ये मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि इसके अंदर बहुत से वर्ड्स नए हैं, आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन जब आप इसको एक दफ़ा ध्यान से पढ़ेंगे और आप गूगल से इसको सर्च करेंगे तो ये चीज़ें आपको इतनी मुश्किल नहीं लगेंगी। जैसे अब ये लिंटल ओवर ओपनिंग, आपको हो सकता है किसी आप में से कुछ हों जिनको लिंटल का ही नहीं पता, तो क्या करेंगे, आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे व्हाट इज़ लिंटल, आपको फ़ौरन उसकी डेफिनेशंस आ जाएंगी और वो आपको पता चल जाएगा कि जो ओपनिंग्स के ऊपर कंक्रीट का बीम टाइप स्ट्रक्चर दिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड लिंटल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी आपने खुद ही पढ़नी है। इसी तरह नीचे फ्लोरिंग और रूफिंग, प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग वगैरह वगैरह, ये सारा यहाँ पे गिवन है। और भी चीज़ें हम ये बाद में आके दोबारा भी पढ़ेंगे, जैसे ये चीज़ें जो हैं ये हम जब एक असाइनमेंट कर लेंगे तब भी आपको क्लियर हो जाएंगी। और अभी भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जैसे आपने ऊपर में देखा है कुछ चीज़ें जो हैं वो, जैसे अर्थवर्क और कंक्रीट जो था वो वॉल्यूम के अंदर हमने देखा है, तो यहाँ पे अगर MKS यूनिट्स में आप उसको देखेंगे तो वो क्यूबिक मीटर होगा। अगर FPS में देखेंगे तो वो क्यूबिक फीट। तो इसी तरह बाकी भी डिफरेंट हैं कि जैसे प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग है। प्लास्टरिंग का मतलब प्लस्तर जो करते हैं, और पॉइंटिंग उसके अंदर अगर आपने कोई भी चीज़ इनग्रेव की हुई है, नॉर्मली जो ईंटों से, मेसनरी से जो वॉल बनी होती है उसको हल्का सा प्लास्टर करके उसके ऊपर ईंटों का जो जहाँ जहाँ पे उनके निशान बन रहे होते हैं ईंटों के, वहाँ पे उनको पॉइंटिंग कर दी जाती है। नॉर्मली ये सरकारी जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें ऐसा किया होता है, फिर उसके ऊपर ही पेंट कर देते हैं। तो ये स्क्वायर मीटर में है या स्क्वायर फीट में है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है यूनिट्स ऑफ पेमेंट, यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हर स्क्वायर फीट के हिसाब से कितने आपने पैसे जो हैं वो देने होंगे। बहरहाल मेन जो है वो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, अगर आप देखें जहाँ पे स्क्वायर मीटर है आप उसको स्क्वायर फीट कर लेंगे इन डिफरेंट मेजरमेंट सिस्टम्स। फ्लोरिंग जो है वो भी स्क्वायर मीटर में है यानी एरिया। रूफिंग, छत का कितना एरिया है वो भी स्क्वायर मीटर में है। जो कॉलम्स और पिलर्स हैं वो वॉल्यूम आ गया। पेंटिंग स्क्वायर मीटर, वाइट वॉश वगैरह स्क्वायर मीटर में है। डोर्स और विंडोज़ एरिया उसका निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें, और इसी तरह कोई और भी चीज़ आती है तो वो उसके मुताबिक हो जाएगा। कुछ चीज़ें जो है वो रनिंग मीटर्स या रनिंग फिट में भी होंगी, कुछ चीज़ें जो हैं वो यूनिट्स में भी होंगी। जैसे उसकी मेजर करने का कोई और तरीका नहीं है। जैसे अगर आपने
कोई टैप्स लगानी है, एक टैप की आप स्पेसिफिकेशन बताएंगे और उसका सिर्फ यूनिट बता देंगे कि वो कितने आ रहे हैं, तो उसका कोई स्क्वायर एरिया या वो नहीं है, वो सिर्फ यूनिट की फॉर्म में आ रहा है। इसी तरह जो एक्सेसरीज होती हैं वो नॉर्मली यूनिट्स की फॉर्म में होती हैं, और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एरिया या वॉल्यूम की फॉर्म में या रनिंग की फिट की फॉर्म में होंगे, लेंथ की फॉर्म में। अब ये जो चीज़ें हैं प्री क्वालिफिकेशन और मोबिलाइजेशन एडवांस वगैरह वगैरह, ये हम बाद में देखेंगे इन द मैनेजमेंट टॉपिक्स। ये है बिल ऑफ क्वांटिटी। एस्टिमेशन जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद आप एस्टिमेशन के बाद आपको मिलता क्या है कि आपको हर आइटम की क्वांटिटी मिल जाती है और यूनिट के वो क्या है, आपने उनके अंदर रेट लगाने हैं, तो फिर आपके पास ये BOQ बन जाएगा। आप यूनिट और क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी कि इस काम के ऊपर कितनी अमाउंट आएगी। तो ये हम बिल ऑफ क्वांटिटी तो अभी ऑब्वियसली नहीं करेंगे, हम पहला जो काम करेंगे वो ये होगा कि आपने डिस्क्रिप्शन बता के यूनिट और क्वांटिटी निकालनी है कि क्या होगी। तो ये BOQ पेमेंट और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ये भी हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मेजरमेंट करने का तरीका क्या है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने आइटम नंबर लिख दिया, फिर आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिख के आपने बता दिया कि किस काम का आप क्वांटिटी कैलकुलेट करने लगे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिक वर्क फर्स्ट क्लास ब्रिक विद 1:6 सीमेंट मोटर, यानी आपने ब्रिक वर्क कैलकुलेट करना है और उसकी आपने थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन बता दी है कि फ़र्स्ट क्लास ब्रिक है और उसके अंदर ये मोटर होगा। 1:6 का मतलब है कि सीमेंट और सैंड की रेशो जो है वो 1:6 है। अगर एक पार्ट सीमेंट यूज़ हो रहा है तो 6 पार्ट्स सैंड यूज़ होगी। कितने नंबर हैं जी? एक, यानी अगर एक इस तरह की एक चीज़ है तो आप उसको एक कहेंगे। अगर इस तरह की ज़्यादा क्वांटिटी में सिमिलर चीज़ें हैं तो आप उनको 2 कहेंगे। ये भी हम आगे देखेंगे कि नंबर जिस तरह अभी लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल है, तो ये भी अभी हम आगे देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नंबर 2 और 3 कब और क्यों होगा। तो आपने नंबर के बाद लेंथ निकाल ली कि ब्रिक वर्क की लेंथ कितनी है। आपने एक एंड से लेके दूसरे एंड तक लेंथ मेजर की और आपको आइडिया हो गया कि ये 20 फीट है। उसकी विड्थ 9 इंचज़ है जिसको आप अगर फीट में लिखेंगे, क्योंकि आपने कंसिस्टेंट यूनिट में लिखना है, तो इसकी जगह आप लिखेंगे 0.75, क्योंकि ये भी फीट में है, ये भी अगर फीट में है तो इसको भी फीट में करके मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट बनेगा क्यूबिक फीट CFT। फिर आपने हाइट या डेप्थ लिख दी, दैट इज़ 10 फीट, और आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया है इन कंसिस्टेंट यूनिट्स, तो आपके पास ये एक आंसर आ जाएगा। 20 × 10 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.75 यानी इंटू 3/4, तो ये आ जाएगा 150 क्यूबिक फीट, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब आपको पता है कि ब्रिक वर्क इतना है। इसके बाद आगे क्या करना है कि ब्रिक कितनी निकालनी है या कितना ख़र्चा है वगैरह वगैरह, वो आप इसके बाद डिटेल में अलहदा कर सकते हैं। तो ये जो टेबल है, ये वाला जितने इसके रोज़ हैं ये सारी हम आगे यूज़ करेंगे। इसके आगे बल्कि एक और कॉलम आएगा रिमार्क्स का, तो यहाँ पे ये कॉस्ट निकालने का लिखा हुआ है, लेकिन हम सिर्फ आज की प्रैक्टिस के लिए, बाकी चीज़ें हम पढ़ेंगे, आप अपनी असाइनमेंट में भी पढ़ेंगे, लेकिन आज की प्रैक्टिस के लिए जो ज़रूरी था वो चीज़ें हमने देखी हैं कि आपने कोई एक प्रॉपर क्वांटिटी निकालने का तरीका क्या है कि आपने एक टेबल बनाना है और उस टेबल के अंदर ये जो हमने ऊपर देखा है ये जो कॉलम्स हैं ये होने चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि किस क्वांटिटी को किस यूनिट में आपने मेजर करना है। अब आगे है बिल्डिंग एस्टीमेट। बिल्डिंग एस्टीमेट हम करेंगे, फिर उसके बाद रोड एस्टीमेट करेंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम जो है वो बिल्डिंग एस्टीमेट पे लगेगा, और उसके दो मेन तरीके हैं लेंथ निकालने के। बाकी जो चीज़ें हैं हाइट या डेप्थ और थिकनेस, वो दोनों मेथड्स में सेम है, लेकिन लेंथ निकालने के मेन दो तरीके हैं, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड और सेंटर लाइन मेथड। इसका क्या मतलब है कि आपके पास अगर ये रूम है जिसका प्लान आपको नज़र आ रहा है, जिसके अंदर 4 वॉल्स हैं,
इनका आपने लेंथ निकालनी है। थिकनेस आप देख सकते हैं कि जी ये थिकनेस बनती है तो ये कितनी है। हाइट आप जो है वो एलिवेशन से देख सकते हैं कि हाइट कितनी है। लेकिन लेंथ कितनी बनेगी उसको दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, और वो दोनों तरीके जो हैं वो डिफरेंटली फिर यूज़ होते हैं आगे। दो तरीके में पहला तरीका है लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल। उसके अंदर क्या करते हैं कि आप जो कॉर्नर्स हैं वो इंक्लूड कर लेते हैं एक साइड की वॉल पे, और कॉर्नर्स एक्सक्लूड कर देते हैं इस साइड की वॉल पे। जिस साइड की वॉल्स पे कॉर्नर इंक्लूड कर दिया है, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है कि इंक्लूड हुआ हुआ है इस साइड की वॉल पे, इसको हम लॉन्ग वॉल कहेंगे। जो इस साइड की वॉल है उसके अंदर कॉर्नर यूज़ नहीं हुआ हुआ, कॉर्नर से पहले काट दिया, तो वो हो जाएगी शॉर्ट वॉल। तो मेन क्या है कि जिस वॉल के अंदर कॉर्नर इंक्लूड हुए होंगे वो लॉन्ग वॉल होगी, और जिसके अंदर इंक्लूड नहीं हुआ होंगे वो शॉर्ट वॉल होगी। और अगर ये लॉन्ग वॉल है तो उसके सामने वाली को हम लॉन्ग वॉल कह देंगे, और अगर ये शॉर्ट वॉल है तो उसके सामने वाली को। ये नहीं करेंगे कि इसके अंदर हमने इंक्लूड कर दिया इस तरफ और इसके अंदर इंक्लूड कर दिया इस तरफ तो ये दोनों लॉन्ग वॉल होगी, ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी कैलकुलेशन ही मुश्किल करेगा। इसको हमने लहदा कैलकुलेट करना है, इसको लहदा करना, आमने सामने वाली को सेम करना है, और इधर आमने सामने वाली को सेम करना है। तो ये हो जाएगा जिसके अंदर इंक्लूड किया कॉर्नर दैट इज़ लॉन्ग वॉल, जिसके अंदर इंक्लूड नहीं किया दैट इज़ शॉर्ट वॉल। ये डेफिनेशन नहीं है कि ये वॉल लंबी है तो ये लॉन्ग वॉल है और ये वॉल छोटी है तो ये शॉर्ट वॉल है, ये डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्या है कि जिसके अंदर कॉर्नर को इंक्लूड किया गया है वो लॉन्ग वॉल है, जिसके अंदर कॉर्नर को इंक्लूड नहीं किया गया वो शॉर्ट वॉल। तो ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है सेंटर लाइन मेथड, कि आप जो सेंटर लाइन चल रही हो वो कैलकुलेट कर लें और फिर उसके बाद जो भी कैलकुलेशन आगे करनी है वो कर लें। सेंटर लाइन मेथड को अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, आज हम सिर्फ लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड देखेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपल जब आप एक कर लेंगे असाइनमेंट छोटी सी तो आपको ये समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि द वॉल इन विच वी कंसिडर द कॉर्नर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग और द वॉल इज़ कॉल्ड द लॉन्ग वॉल, और द एक्सटर्नल वॉल इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, और द वॉल रनिंग आउट ऑफ द आउटसाइड। ये आउट ऑफ द आउटसाइड चल रही है तो ये लॉन्ग वॉल है। ये इनसाइड पे रह गई है, इनसाइड रनिंग इनटू इनसाइड, तो ये शॉर्ट वॉल है। तो ये डेफिनेशन जो है वो दोनों यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप दोनों की देख सकते हैं। ऊपर एक चीज़ जो हमने छोड़ी थी वो है कि हाउ टू रीड अ डायमेंशन, कि एच इंटू वी इंटू एच अगर कहीं पे लिखा हुआ है, जैसे हमने ऊपर देखा था कि 20 इंटू 10 इंटू 0.75 अगर है तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डायमेंशन है दैट इज़ वो पहले लिखी गई होगी, जो वर्टिकल में है वो बाद में लिखी गई होगी, और जो हाइट और डेप्थ जो है वो सबसे बाद में लिखी गई होगी। और यहाँ पे यही बताया हुआ है कि ये 10 इंटू 5 जो हॉरिजॉन्टल है वो पहले लिख दी और जो वर्टिकल है वो बाद में। और जो हाइट या डेप्थ है, यानी जो अगर आप वॉल की एग्जांपल ले रहे हैं तो वो आप जो तीसरी डायमेंशन होगी वो आप तीसरे नंबर पर लिखेंगे। अब आगे है कि स्पेशल केयर फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल इन फाउंडेशंस। फाउंडेशन की क्यों इम्पोर्टेंस है? क्योंकि जब भी आप अगर आप इसका ये देखें इसका प्लान, जिस तरह यहाँ पे एक असाइनमेंट है जो आपने करनी है अभी, इसके अंदर ये आपका प्लान आपको नज़र आ रहा है और ये है आपका सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। अब आपने अगर जो भी ये लेंथ निकालेंगे, लेट से मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ तो ये बन जाएगी लॉन्ग वॉल, और इसी तरह ये वाली लॉन्ग वॉल और ये शॉर्ट वॉल जो कि यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो हैं ये लॉन्ग वॉल्स हैं जिनको मैंने सर्कल कर दिए। तो यहाँ पे हमने करना क्या होता है कि लॉन्ग वॉल की लेंथ हम यहाँ पुट करते हैं, उसकी विड्थ लगाते हैं और उसकी हाइट लगाते हैं।
हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्वांटिटी निकल आती है। लेकिन हमने जो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की लेंथ निकाली है वो इस लेवल पे निकाली है, यानी जहाँ पे हम सब स्ट्रक्चर से ऊपर आ गए हैं सुपर स्ट्रक्चर में। डीपीसी से ऊपर जो लेंथ जो हिस्सा है वहाँ पे हमने ये लेंथ निकाली है। अगर आप नीचे चले जाएंगे, जैसे अगर इस पॉइंट पे चले गए हैं, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि अगर आप इसको यहीं पे प्लान बनाएं तो ये इतना बाहर बनेगा। अगर आप ये इसको दोबारा इमेजिन कर लें, कुछ को तो समझ आ गई होगी लेकिन कुछ को शायद ये समझने में थोड़ा टाइम लगता है कि आपको ये जो प्लान गिवन है ये इस जगह का गिवन है इस लेवल पे गिवन है। जब आप नीचे चले जाएंगे जहाँ पे आपने बुनियादें खोदी हुई हैं, फाउंडेशन है, तो आप हर स्टेप पे बाहर निकलते जाएंगे और उतना ही अंदर चलते जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल वो डिफरेंट हो जाएंगी। यहाँ पे जो लेंथ थी वो यहाँ से लेके यहाँ तक थी, लॉन्ग वॉल की इस बाहर के एंड तक। लेकिन अगर आप इस लेवल पे चले गए हैं तो ये लेंथ तो यहाँ से यहाँ तक चली गई है। तो इसका मतलब है कि आपकी लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी फॉर डिफरेंट स्टेप्स। तो जो लॉन्ग वॉल है हम क्या करेंगे, उसके लिए हर स्टेप पे जो लेंथ है वो बढ़ाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपकी लेंथ निकली, अगर इसी एग्जांपल को देखें, अंदर से अंदर 14 फीट प्लस 9 इंच इधर ऐड करें प्लस 9 इंच इधर ऐड करें, तो इसका मतलब है कि आपने 1.5 फीट ऐड किया तो आपकी लेंथ बन गई 15.5 फीट या 15 फीट 6 इंचज़। दोबारा देखें, लॉन्ग वॉल की जो अंदर से अंदर लेंथ है वो है 14 फीट, आपने 9 इंचज़ इधर से ऐड किया और 9 इंचज़ इधर से ऐड किया तो आपकी लॉन्ग वॉल की लेंथ बन गई एट सुपर स्ट्रक्चर लेवल 15 फीट 6 इंचज़। इसके बाद जिस तरह मैंने कहा कि हर स्टेप पे जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे आपने लॉन्ग वॉल की लेंथ बढ़ाते जाना है, शॉर्ट वॉल की लेंथ जो है वो उतने ही कम करते जाना है। क्यों? क्योंकि जितनी आप लॉन्ग वॉल की लेंथ बढ़ा रहे होंगे जितनी आप लॉन्ग वॉल की लेंथ आगे को बढ़ा रहे होंगे उतनी ये शॉर्ट वॉल जो है वो भी अंदर आती जाएगी। जैसे आपकी सुपर स्ट्रक्चर के लेवल पे ये थी लॉन्ग वॉल, आपने उसकी लेंथ इधर बढ़ाई तो शॉर्ट वॉल इधर तक थी आपकी, तो यहाँ पे जब उसकी आप वो विड्थ देखेंगे तो ये उतना अंदर आ जाएगी। तो आपने लॉन्ग वॉल की लेंथ जो है वो हर नीचे बढ़ते हुए स्टेप पे बढ़ाते जाना है और शॉर्ट वॉल की लेंथ जो है वो कम करते जाना है। तो 15 फीट 6 इंचज़ आई थी लॉन्ग वॉल की लेंथ एट सुपर स्ट्रक्चर। जब आप इस लेवल पे आएंगे यानी प्लिंथ लेवल पे, तो यहाँ पे आप उसको थर्ड स्टेप कहेंगे। वो कैसे? अगर आप नीचे से देखना शुरू करें तो ये कंक्रीट पैड है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है और ये थर्ड स्टेप है। तो इसको आप थर्ड स्टेप जब कहेंगे तो कितना आपके ऐड होना चाहिए वो आपने इन वैल्यूज़ को देख के डिसाइड करना है। इसको अगर आप गौर से देखें तो ये है 9 इंचज़ और जो थर्ड स्टेप की विड्थ है वो है 13.5 इंचज़। तो कितना डिफरेंस हुआ? 4.5 इंचज़ का। तो 4.5 इंचज़ जो है वो आप इधर से 15 फीट 6 इंचज़ से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15 फीट 10.5 इंचज़। तो आपके पास थर्ड स्टेप की लेंथ जो है वो आ जाएगी। फिर आप निकालेंगे सेकंड स्टेप की लेंथ, वो भी आप यहाँ से देखेंगे कि 13.5 इंचज़ अगर ये थी और नीचे जो है वो 18 इंचज़ है, तो कितना डिफरेंस है? 18 माइनस 13.5, दोबारा 4.5। हर ब्रिक मेसनरी स्टेप जो है वो 4.5 इंचज़ का ऑफसेट होता है, क्योंकि 9 इंचज़ की ब्रिक होती है तो हम नॉर्मली हाफ ब्रिक का ऑफसेट दोनों तरफ देते हैं, एक तरफ देते हैं।
यानी दोनों तरफ मिला के वो 4.5 हो जाएगा, वैसे वो 2.25 इंचज़ होता है हर स्टेप पे। तो आप सॉरी, यहाँ पे मेरे से वो गलती हो गई है कि हर स्टेप पे अब अगर आप यहाँ पे देखें कि 18 माइनस 13.5, 18 - 13.5 आपका जो डिफरेंस है वो है 4.5 इंचज़। तो यहाँ पे आपने 15 फीट 10.5 इंचज़ के अंदर आपने ऐड कर दिया है 4.5 इंचज़, तो आपका आंसर आ जाएगा 16 फीट 3 इंचज़। लेंथ बढ़ती जाएगी लॉन्ग वॉल के लिए हर स्टेप पे नीचे जाते हुए। तो पहले था 15 फीट 6 इंचज़, 4.5 इंच ऐड हुआ तो 15 फीट 10.5 इंचज़, फिर ऐड हुआ 4.5, 16 फीट 3 इंचज़। फिर जब आप फर्स्ट स्टेप पे आएंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 22.5 इंचज़ और 18 इंचज़ डिफरेंस है 4.5 का, तो आप 4.5 ऐड कर देंगे तो ये 16 फीट 7.5 हो जाएगा। फिर आप आखिरी पे आ जाएंगे जो है कंक्रीट बेस, उसकी जो विड्थ है वो है 34.5 इंचज़। उसके जो ऊपर स्टेप था यानी फर्स्ट स्टेप वो है 22.5, डिफरेंस हुआ 12 इंचज़ का यानी 1 फीट का, तो ये हो जाएगा 17 फीट 7.5 इंचज़ फ्रॉम 16 फीट 7.5 इंचज़। तो तो ये है लॉन्ग वॉल के, अगर आप क्रॉस सेक्शन में नीचे जा रहे हैं तो जितना जितना विड्थ बढ़ती जाएगी उतनी उतनी आपने लॉन्ग वॉल की लेंथ बढ़ाते जाना है। और उसकी रीज़न मैंने बता दी है कि क्योंकि जितना आप नीचे जाते जाएंगे ये ओवरलैप करता जाएगा शॉर्ट वॉल से। आप इधर बढ़ा रहे हैं तो इधर से शॉर्ट वॉल उसकी, क्योंकि जो थिकनेस भी जो है वो भी बढ़ती जाएगी, तो जो शॉर्ट वॉल है वो भी उतनी अंदर आती जाएगी। तो अंदर आती जाएगी तो इसका मतलब है कि आपने शॉर्ट वॉल की जो लेंथ हैं वो उसी हिसाब से कम करनी है जिस हिसाब से आपने ये बढ़ाई थी। सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आपने जो शॉर्ट वॉल है वो अंदर अंदर ली, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक अंदर तक आपने देखा है उसको 10 फीट बन गई। तो ये सुपर स्ट्रक्चर में इतनी है, तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे वो उतना अंदर आती जाएगी। तो जो अंदर किस हिसाब से आएगी वो आप यहाँ से देख लेंगे कि अगर 10 फीट इधर है तो यहाँ पे आपने 4.5 इंचज़ बढ़ाई थी, तो यहाँ पे 4.5 इंचज़ कम कर देंगे, यहाँ पे भी कम कर देंगे 4.5 इंचज़, और यहाँ पे 1 फीट कम कर देंगे, 1 फुट कम कर देंगे। तो आपके पास डिफरेंट लेवल्स के लिए लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की लेंथ्स निकल आएंगी। ये आपका पहला काम है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड के अंदर, कि आपको एक कमरे का एस्टिमेशन का कहा गया है। तो आपने, और ये कहा गया है कि लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से करना है, तो आपने पहले आइडेंटिफाई करनी है कि लॉन्ग वॉल्स कौन सी हैं। ठीक है, ये लॉन्ग वॉल्स हैं ये दोनों, और ये वाली जो हैं ये शॉर्ट वॉल्स हैं। जो लॉन्ग वॉल्स हैं वो क्रॉस सेक्शन में जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे उनकी लेंथ जो है वो हर ऑफसेट के मुताबिक बढ़ती जाएगी, और शॉर्ट वॉल्स की जो लेंथ है वो कम होती जाएगी। तो ये आपने कर ली है। उसके बाद ये उसी तरह का टेबल आपके सामने आ गया जो हमने पीछे देखा था, आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी और रिमार्क्स। ठीक है, यहाँ पे आप लेंथ, विड्थ और हाइट में अगर आप फिट के एफपीएस में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप फिट लिख देंगे। ठीक है, फुट 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 यहाँ पे लिखा होगा, तीनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सीएफटी आ जाएगा, अगर दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एसएफटी आ जाएगा, अगर कोई एक ही है तो वो फुट में आ जाएगा या आरएफटी में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी यूनिट जो है वो फुट हो जाएंगे तीनों। अगर आप एमकेएस में कर रहे हैं तो ये तीनों जो हैं वो मीटर में हो जाएंगे, और क्वांटिटी अगर तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्यूबिक मीटर हो जाएगी, दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर मीटर हो जाएगी। तो आगे आइटम्स जो हैं वो डिफरेंट टिपिकल आपको गिवन है कि अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन लेफ्ट इज़ 5 फुट एंड लीड इज़ 100 फुट इन सॉफ्ट सॉइल। तो वो आपने कितनी वॉल्स हैं, दो लॉन्ग वॉल्स हैं, दो शॉर्ट वॉल्स हैं, उनकी लेंथ आपने एक्सकेवेशन के स्टेप पे निकाली हुई है। एक्सकेवेशन किधर होगी, जिधर आपने
कंक्रीट पैड डालना है। तो इसका मतलब है कि इस लेवल पे आपने जो कंक्रीट बेस के लेवल पे जो लॉन्ग वॉल की लेंथ निकाली थी और जो शॉर्ट वॉल की लेंथ निकाली थी वो डालेंगे। तो वही आपने किया है। 17.625 ये है। 7.5 इंचज़ को अगर आप फिट में डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? 7.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.625। तो 17 फुट ऐड करेंगे तो 17.625 फिट। विड्थ कितनी विड्थ है वो आप क्रॉस सेक्शन से देखेंगे, ये विड्थ है 34.5 इंचज़। 34.5 कैसे करेंगे आप कि आप इसको 12 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास फिट में आंसर आ जाएगा 2.875। और शॉर्ट वॉल की विड्थ भी उतनी ही है क्योंकि क्रॉस सेक्शन सेम है। हाइट जो है वो आपने यहाँ से देख ली। आपने एक्सकेवेशन करनी है ग्राउंड लेवल से लेके यहाँ तक, तो आप इन सारों को ऐड कर देंगे। 12 + 6 + 6 2 फिट प्लस 9 इंचज़। 2 फिट 9 इंचज़ का मतलब है 2.75 फिट। तो ये आपके पास हाइट भी आ गई। तो क्वांटिटी आपकी कैसे निकलेगी कि आप इन चारों को मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये तीनों इंक्लूडेड हैं तो ये CFT में आ जाएगी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 279 CFT और 125 CFT। तो ये बेसिक आपको एक प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जानी चाहिए यहाँ तक कि आपने लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड को कैसे यूज़ करना है। आपने अब हर स्टेप में चलते जाना है। टर्माइट प्रूफिंग, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल अलग-अलग होगी। हम पहले लॉन्ग वॉल को देखते हैं। टर्माइट प्रूफिंग किधर होगी? जहाँ पे आपने एक्सकेवेशन की हुई है। अगर आप अभी इमेजिन करें कि एक्सकेवेशन आपने कर ली है और आप उसको ऊपर से देख रहे हैं साइड पे खड़े होके, तो आपने टर्माइट प्रूफिंग किधर करनी है? जहाँ जहाँ पे आपकी सॉइल जो है वो फाउंडेशन से एक्सपोज हो रही है। तो वो जो एक्सपोज हो रही होगी वो कौन सी 3 डायमेंशंस बनेंगी? 2 साइड्स और एक बॉटम। जो एक्सकेवेशन के नीचे बॉटम है एक वो, और जो दोनों साइड्स हैं जो आपने सिंपली एक्सकेवेट की हैं वो आपने उनके ऊपर स्प्रे करना है टर्माइट प्रूफिंग का। तो इसका मतलब है कि आपने एरिया निकालना है कि दोनों साइड्स और एक बॉटम का मिला के क्या एरिया बनता है। तो उसके लिए लेंथ जो है वो वही रखी जो कंक्रीट बेस की थी, लेकिन हमने विड्थ और हाइट को लदा इसलिए नहीं किया कि क्योंकि इसके अंदर हाइट निकालना जो है वो एक साइड की तो निकल आएगी, फिर दूसरी साइड की ऐड कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया कि हमने एक ही विड्थ के अंदर वो इंक्लूड कर लिया कि 2H + B। H कितना है? वही जो हमने 2.75 ग्राउंड लेवल से लेके नीचे तक। इस तरह अगर एक्सकेवेशन हुई हुई है तो ये H है और ये B। तो ये जो 2.75 है वो 2 दफ़ा ऐड किया और एक दफ़ा बॉटम की विड्थ, यानी ये जो हमने यहाँ पे निकाली थी 2.875, उनको ऐड किया। तो अब इस सारे एरिया पे, इस सारी विड्थ पे स्प्रे होगा। लेंथ आप कैसे निकालेंगे कि जो टोटल लेंथ इनवर्ड ऑफ दिस बोर्ड या इनवर्ड ऑफ दिस आपके जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो लेंथ चल रही है वो ये है। तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा कि आपके पास टर्माइट प्रूफिंग के लिए कितना एरिया सामने है आपके। इसको दोबारा देख लें कि आप लेंथ जो है वो जितनी आपकी लॉन्ग वॉल्स हैं उनकी लेंथ है जो आपने एज इट इज़ डाल दी। विड्थ कैसे आएगी कि आपने ये एक्सकेवेशन की हुई है तो इसकी ये दोनों हाइट्स यानी 2.75 और ये जो विड्थ थी जो कंक्रीट बेस के बराबर थी वो आपने ऐड कर दी। तो वो यहाँ पे जब डालेंगे तो अब आपके पास एरिया निकल आएगा सारा जहाँ पे आपने टर्माइट प्रूफिंग करनी है। तो ये भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर है PCC इन फाउंडेशन कि जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है वो आपने करनी है उसी लेवल पे ही है, तो आपके पास लेंथ भी वही है, वही विड्थ है, आपने विड्थ वही डालनी है, लेकिन हाइट जो है वो कंक्रीट बेस की 9 इंचज़ है तो वो आपने 0.75 फिट डाल दी। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा
फिर ये जो ब्रिक वर्क है ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज के लिए, क्योंकि इसके अंदर पहले ही आपने बहुत कुछ आज ये ऊपर से सुन लिया होगा जिसको अब्जॉर्ब करने के लिए आपको टाइम चाहिए। तो आज के लिए अभी आप ये देखें 50 मिनट्स की है, तो आप उसके बाद मुझसे परसों तक ये क्वेश्चंस कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आपको चीज़ें समझ नहीं आई, जो आप मुझसे दोबारा पूछना चाह रहे हैं जो मैं बताऊंगा। परसों बल्कि फ्राइडे तक कर लें। उसके अंदर आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने ये जो जिस तरह यहाँ पे मैंने बनाया है 10 और 14 फीट का, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा और ये जो क्रॉस सेक्शन है ये इसकी थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज करूँगा। तो आपने उसके आंसर्स निकाल के मुझे बताने होंगे जो मैं फ्राइडे के बाद आपको दूंगा। लेकिन तब तक आपने इस सारे को समझना है जो भी आज हमने पढ़ा है।